आप ये समझते हैं कि जो एक जनरल अमूमी तासुर ये था कि इलेक्शन के लिए इन्वायरमेंट एक ऐसा बनाया जाए जहां पर तमाम प्लेयर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो, कशीदगी या हिजानी सियासी कैफियत कम हो, लेकिन इस किस्म के अगर मुकदमात बनाए जाएंगे, इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी और किसी खास जमात या किसी खास ग्रोह के खिलाफ, तो उससे तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा जो इलेक्शन के लिए क्रिएट करने की बातचीत की जा रही है। तो इलेक्शन तो फिर ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है। फिर मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि ना इंटर्म गवर्नमेंट सीरियस है इलेक्शन के लिए और ना वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए। मेरी ज़ाती असेसमेंट है बिकॉज देखें 90 डेज में अगर इलेक्शन कराने हों तो आफ्टर 2 days आई थिंक जो प्रोसेस होता है 54 days वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज सिर्फ एक खास प्रोसेस होता है। 90 डेज के अंदर भी फर्दर प्रोसेसिंग है, उसकी सेगमेंटेशन है। वी ऑलरेडी अनदर 3 days डाउन द लाइन हम 90 डेज को क्रॉस कर जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन प्रोसेस शुरू भी करता है तो 90 डेज के अंदर अपनी इस कानूनी जो दस्तूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये पूरा नहीं कर सकता। तो वो तो बात नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली नहीं है। एक पार्टी को बिल्कुल जो है ना वो कॉर्नर किया जा रहा है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। ये फाइब्रेटिंग पार्टी है आपके सामने है और जो अकाउंटेबिलिटी के चैंपियन है जिसने इसको शुरू किया, जिसकी तमाम 27 साल इसकी स्ट्रगल है अकाउंटेबिलिटी की, वो तो जेल में है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस एंगल से होगी, किस जाविये से होगी, बताने पे देखा जाएगा। मुसद्दर साहब ये बताइएगा कि ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जो है ख़ास तौर के ऊपर डिप्टी चेयरमैन भी बड़ा अहम है, जैसे आपने कहा कि वो नोटिंग करता है और उसको फिर कंसीडर करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। जितने भी रेफरेंस फाइल होने हैं या विड्रा होने हैं या कोई भी कोर्ट के अंदर जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग होनी है उसकी अप्रूवल जो है कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल की गालबन ज़रूरी होती है। और अगर ये जितना अरसा नहीं होंगे तो उससे नैब के अपने ऑपरेशंस कितने मुतासर होंगे, खा वो केसेस अभी जो इन प्रोसेस हैं या विड्रा हो रहे हैं, ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? डेफिनेटली देखें, प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है और इंसाफ के तकादे पूरे करने के लिए एक रेफरेंस के ऊपर जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट लीगल व्यू आना होता है। और अगर प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी किसी रेफरेंस को रेकमेंड ना करे तो वो कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता, ये मैंडेटरी है। उसके यानी कि उसके बिहाफ पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होता है या प्रोसिक्यूटर जो भी उसके बिहाफ पे उसने करना होता है। बट ही इज नॉट, इफ ऑफिस इज वेकेंट तो फिर इसके लिए नैब के ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन इसका एक हल है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की नीचे फाइल करती है ना नैब, नो मोर अंडर द प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको चेंज करके लाइक FIA पुलिस को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको ये प्रोसिक्यूटर जनरल की एक्टिंग चार्ज दे दें और उससे ये काम चला सके। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस है, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि नैब तरमीम के जो पूरा का पूरा जो कानून था उसको ही कलअदम करार दे दिया जाएगा या इसमें पार्शल भी हो सकता है कि फ़लाँ इसकी शिकें जो है आपके अपने भी तज्ज़िये में होगा कि कौन सी ऐसी शिकें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ या पर्सन स्पेसिफिक हैं या कौन सी ऐसी इसके अंदर शिकें तरमीम की गई जो वाकई होनी चाहिए थी, वो बेहतर बनाती हैं इस कानून को। तो जजमेंट किस नोयत की हो सकती है कि सिर्फ अच्छी रहनी चाहिए बाकी ख़त्म हो जाएं या सारी ख़त्म हो जाएं? देखिए, इसमें जो डिस्कशन हुई और केस टू केस हर हियरिंग के ऊपर आई हैव बीन फॉलोइंग द केस, और जब इसकी इनिशियल रिट गई थी उस वक्त भी हमने इसको एक सेक्शन वाइज हमने इसको कहीं पे कहा था कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, कहीं पे कहा इसको अमेंड किया जाए। जो भी बेसिक लॉ जो है अकाउंटेबिलिटी का वो दूसरे लॉ के साथ कंट्राडिक्ट करता है और स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल, आपने सेक्शन 21 के अंदर से एक सब सेक्शन को उड़ा दिया कि फॉरेन जो एविडेंस आएगी बाहर से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल नंबर 1। नंबर 2, आपने एक और सेक्शन उड़ा दी और उसमें था कि मरियम को रिलीफ देनी थी। अच्छा, दूसरा या जो बाहर से एविडेंस इनकी है इंग्लैंड की, इसी तरह से एक दूसरी एविडेंस सेक्शन से 9A9 की कि जो SRO इशू है, स्पेशल SRO, टारगेटेड SRO, इसको बेनिफिट देने के लिए वो उड़ा दिया, वो इलीगल था। उसमें तोशाखाना के केस नवाज शरीफ के और जरदारी के वो उड़ाने थे इन्होंने। इसी तरह जितनी भी सेक्शंस स्पेसिफिक केसेस स्पेसिफिक थी, मसलन चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, उन्होंने कहा जी 100 बंदा होगा तो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में जाएगा कि लोग। ये जो तोशाखाना का आपने रेफरेंस दिया तो इससे तो इमरान खान को भी फायदा हो सकता था।
वो साद रफीक का केस था 69 बंदों का, तो उसको उसने 100 करके उसको रिलीफ देना था। नहीं, बात ये नहीं है इमरान खान है कोई भी है, द लॉ हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड, इवन फॉर एवरीबॉडी। फायदा तो है किसको नहीं है, वो तो श्योरली अगर आपने अमेंड इस तरह कर लिया है कि लॉ इज नो मोर लॉ। अभी देखिए ना, नैब कैन ओनली डू 2 टाइप्स ऑफ केसेस नाउ। एक एसेट्स का केस, वो भी किसी बेवकूफ किस्म के ब्यूरोक्रेट्स का जिसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखी हो उसका बना सकते हैं, या चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, किसी ने 100 से ज्यादा बंदे को चीट किया तो उसका केस बना सकते हैं। मुझे नैब वाले बता दें कि तीसरा कौन सा ये केस बना सकते हैं। इस कानून के जरिए नैब का या एहतसाब के अमल को जो है कि वो बिल्कुल बेजरर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ कर रहे थे नैब कानून के हवाले से। और